सम्मान जितना बड़ा ये शब्द है उतना ही बड़ा इसका अर्थ भी है, क्योंकि समय के साथ हर चीज कम हो सकती है, पर मनुष्य का सम्मान उसके रहते और उसके जाने के बाद भी जीवित रहता है। इंसान जीवन में हर चीज के साथ समझौता कर सकता है, पर अपने सम्मान के साथ कभी नहीं। क्रिकेट के खेल में भी कई ऐसे मौके आए हैं जहां खिलाड़ियों ने अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और सामने वाले को यह बताया था कि कुछ भी करने का, पर सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने का। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह कहानी है इंडियन क्रिकेट टीम की, हमारी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की। समय था साल 2002, जब इंडियन टीम मैच फिक्सिंग के काले साये से उबरकर अपने नए कमांडर सौरभ गांगुली की लीडरशिप में एक मजबूत टीम के रूप में उभरकर सामने आ रही थी। इस टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार कॉम्बिनेशन था। इसी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का न केवल विजय अभियान रोका था, बल्कि उन्हें हार का एक कड़ा सबक भी दिया था। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन टीम के सम्मान को झकझोर कर रख दिया। खासकर कप्तान सौरभ गांगुली इस अपमान को भूल नहीं पाए और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की मन में ठान ली। आखिर क्या हुआ था ऐसा जिससे दादा इतने खफा हो गए थे कि उनके अंदर बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी? दोस्तों, दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी जनवरी 2002 में, जब इंग्लैंड की टीम 6 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई। इस सीरीज में टीम इंडिया 3-2 से आगे थी और सीरीज का अंतिम मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला था। इस मैच में भी भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच चुकी थी। उन्हें इस मैच को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे और उनके पास अभी भी 2 विकेट बचे थे। पर मैच का आखिरी ओवर डाल रहे फ्लिंटॉफ ने टीम इंडिया को यह रन बनाने नहीं दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर जवागल श्रीनाथ को बोल्ड आउट करके अपना शर्ट इंडियन फैंस को दिखाते हुए हवा में लहरा दिया। हो सकता है फ्लिंटॉफ ने यह हरकत मैच जीतने के एक्साइटमेंट में कर दिया हो, पर दादा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपने फैंस के सामने हुए इस अपमान को कप्तान सौरभ गांगुली कभी भूल नहीं पाए और उन्होंने इसका बदला लेने की मन में ठान ली। जल्द ही उन्हें यह मौका मिल भी गया। दरअसल इसी साल जून में इंग्लैंड की धरती पर एक ट्राई नेशंस ओडीआई सीरीज खेली जाने वाली थी, जिसे नटवेस्ट सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारत, श्रीलंका और इंग्लैंड की टीम हिस्सा ले रही थी। जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ, टीम इंडिया के जांबाज शेर बाकी टीमों पर टूट पड़े और 6 मुकाबलों में केवल 1 मुकाबला गंवाते हुए फाइनल में जगह भी पक्की कर ली। इधर इंग्लैंड भी अपने 6 मैचों में 3 मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। अब मुकाबला एक बार फिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला था। 13 जुलाई 2002 इंग्लैंड का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जहां दोनों टीमें ये फाइनल मुकाबला खेलने उतरी। इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद इंग्लिश टीम ने सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कॉथिक और कप्तान नासिर हुसैन की शानदार शतकीय पारी की बदौलत स्कोर बोर्ड पर 325 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। उन दिनों 300 से ऊपर के लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता था, इसीलिए इंग्लैंड द्वारा सेट किए गए इस टारगेट को देखकर भारतीय फैंस काफी निराश थे और भारत भी इससे पहले कई फाइनल्स हार चुका था। टीम इंडिया के कप्तान सौरभ गांगुली को भी यही चिंता सता रही थी कि कहीं एक और फाइनल उनके हाथ से न निकल जाए, इसीलिए यहां जरूरत थी एक बेहतरीन शुरुआत की। बहरहाल टीम इंडिया की पारी शुरू हुई, जिसके बाद कप्तान सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग की सलामी जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवरों में ही बिना कोई विकेट गंवाए 100 रनों की साझेदारी कर डाली। खासकर सौरभ गांगुली उस दिन कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे थे। उन्होंने 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। कुल मिलाकर भारतीय टीम को वो शुरुआत मिल चुकी थी जिसकी जरूरत उन्हें सबसे ज्यादा थी। गांगुली उस दिन जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो
काफी गुस्से में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अकेले ही इस मैच को अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। उन्हें रह रहकर वानखेड़े में मिली शर्मनाक हार का दर्द कुरेद रहा था और साथ ही फ्लिंटॉफ द्वारा की गई उस बेइज्जती का भी वो बदला लेना चाहते थे। इसीलिए उनका यह आक्रामक रवैया जायज भी था। पर इसी क्रम में बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारत को 106 रनों के स्कोर पर गांगुली के रूप में पहला झटका लगा। गांगुली के आउट होने के कुछ देर बाद वीरेंद्र सहवाग भी एस्ले जाइल्स की गेंद पर बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट गए। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होते ही भारत की पकड़ इस मैच से छूटने लगी। देखते ही देखते 24 ओवर के खेल खत्म होने तक एक वक्त 106 पर 9 लॉस की मजबूत स्थिति से भारत 146 पर 5 विकेट की स्थिति पर पहुंच गया, जिनमें दिनेश मोंगिया सहित राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े विकेट भी शामिल थे। सचिन तेंदुलकर के आउट होते ही स्टेडियम में बैठे दर्शक भी ये मान बैठे कि अब ये मैच जीतना भारत के बस की बात नहीं है और इसीलिए वो स्टेडियम छोड़कर जाने लगे। भारत के सामने यह बेहद ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई थी। एक तो उनके टॉप ऑर्डर्स पवेलियन में थे, दूसरी ओर टीम को जीतने के लिए अभी भी 156 गेंदों में 180 रनों की दरकार थी, वो भी 7 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ, जो कि उन दिनों बड़ा मुश्किल काम माना जाता था। इसीलिए यह मुकाबला एक बार फिर इंग्लैंड के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी भी सचिन को आउट करने के बाद ये मान बैठे थे कि उन्होंने अब यह मैच जीत लिया है और वो सेलिब्रेशन करने लग गए थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्रीज पर उतरे दो युवा खिलाड़ी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने भारत की तरफ से मोर्चा संभाला। थोड़ी देर क्रीज पर समय बिताने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, उसने एक बार फिर इंडियन फैंस के मन में जीत की उम्मीद जगा दी। जो फैंस सचिन के आउट होने के बाद स्टेडियम छोड़कर चले गए थे, वे भी अब वापस लौटने लगे थे। इन दोनों के बीच बढ़ती साझेदारी ने अब इंग्लैंड के खेमे में भी हलचल मचा दी थी। जो टीम सचिन को आउट करने के बाद जीत का जश्न मनाने लग गई थी, वही टीम अब इन दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के सारे हथकंडे अपनाने के बाद अब जुबानी जंग पर भी उतर आई थी। इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने तो मोहम्मद कैफ को स्लेज करते हुए उन्हें बस ड्राइवर तक कह दिया था। वहीं बाकी इंग्लिश खिलाड़ी भी बीच बीच में युवराज और कैफ का फोकस तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कहते रहे। हालांकि इतना सब होने के बावजूद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना ध्यान मैच से हटने नहीं दिया और दोनों ने बहुत ही सेंसिबल बल्लेबाजी करते हुए छठे विकेट के लिए 121 रन जोड़कर भारत को मैच में वापस ला दिया। लेकिन जब भारत को जीत के लिए 51 गेंदों में 59 रनों की जरूरत थी, तब युवराज सिंह पॉल कॉलिंगवुड की गेंद को लेग साइड पर खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे। युवराज के आउट होने के बाद अब मैच को जिताने की जिम्मेदारी क्रीज पर खड़े मोहम्मद कैफ के कंधों पर आ गई थी। एक तो बढ़ते रन रेट का दबाव, ऊपर से उनका साथ निभाने के लिए केवल पुछल्ले बल्लेबाजों की टोली। एक तरफ भारत को जीतने के लिए 59 रन चाहिए थे, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड को केवल 4 पुछल्ले बल्लेबाजों के विकेट निकालने थे। यह मुकाबला अब रोमांच की सारी प्रकाष्ठा को पार कर चुका था। कोई भी नहीं बता सकता था कि नतीजा किसके पक्ष में जाने वाला है। बहरहाल युवराज के आउट होने के बाद हरभजन सिंह क्रीज पर आए और उन्होंने 13 गेंदों पर 15 रनों की छोटी लेकिन बहुत ही उम्दा पारी खेलते हुए मोहम्मद कैफ के साथ 7वें विकेट के लिए 47 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी बनाते हुए भारत को लगभग जीत की दहलीज तक पहुंचा ही दिया था। लेकिन जब भारत को जीतने के लिए 15 गेंदों पर केवल 12 रनों की जरूरत थी, तब फ्लिंटॉफ ने हरभजन सिंह को बोल्ड आउट करके इंग्लैंड को मैच में एक बार फिर वापसी का मौका दे दिया। फ्लिंटॉफ इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने इस ओवर में अनिल कुंबले को भी आउट करके इंग्लैंड को पूरी तरह मैच में वापस ला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे फ्लिंटॉफ एक बार फिर साल 2002 में वानखेड़े में किए गए प्रदर्शन को दोबारा दोहराने जा रहे हैं। और पवेलियन में बैठे सौरभ गांगुली ये सोचकर चिंतित थे कि कहीं इस बार भी उनकी टीम का हश्र पिछली बार की तरह ना हो। बहरहाल जैसे तैसे टीम इंडिया ने फ्लिंटॉफ का ओवर निकाल लिया, पर भारत को अभी भी 12 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मोहम्मद कैफ और जहीर खान की जोड़ी खड़ी थी। 49वें ओवर में कैफ और जहीर ने मिलकर 10 रन निकाल लिए
अब भारत को आखिरी ओवर में केवल 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस बार फिर गेंद फ्लिंटॉफ के हाथ में थी। वही फ्लिंटॉफ जिसने पिछले ओवर में 2 विकेट निकाले थे और वानखेड़े में बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में होने के बावजूद भारत के पकड़ से मैच को छीन लिया था। आखिरकार मैच का आखिरी ओवर शुरू हुआ और फ्लिंटॉफ ने 2 लगातार डॉट बॉल डालकर इंडियन फैंस की धड़कनें तेज कर दी। पर तीसरी गेंद फ्लिंटॉफ ने फुलटॉस फेंक दी, जिस पर जहीर खान ने 2 रन लेकर अंततः इस मैच में भारत की जीत की मोहर लगा दी। जैसे ही मैच खत्म हुआ, लॉर्ड्स की बालकनी में बैठे कप्तान सौरभ गांगुली अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और खुशी में अपनी शर्ट खोलकर हवा में लहरा दी और काफी देर तक हवा में लहराते रहे। ये दादा का फ्लिंटॉफ को एक तरह से करारा जवाब था कि अगर तुम शेर हो तो हम तुम्हारे बाप बब्बर शेर हैं। आज बेशक इस मैच को खेले हुए 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह मैच इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों के सबसे करीब है, क्योंकि ये वो मैच है जो हमें हमारे सुनहरे दिनों की याद दिलाता है। और इस मैच को देखने के बाद हम अपनी पुरानी इंडियन टीम को भी बहुत मिस करते हैं। दोस्तों, इस मैच के बाद इंडियन टीम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दादा की कप्तानी में टीम इंडिया ने देश विदेशों में जाकर अपने सफलता के झंडे गाड़े। बाद में उनकी विरासत को महेंद्र सिंह धोनी और भी आगे लेकर गए और अपनी लीडरशिप में टीम इंडिया को साल 2007 में वर्ल्ड T20 चैंपियन, साल 2011 में वर्ल्ड चैंपियन और साल 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनाया। तो दोस्तों, ये तो थी क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक नेटवेस्ट 2002 के फाइनल की कहानी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।